नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन शर्मा। सीएम मनोहर लाल खट्टर का कद हरियाणा के साथ साथ अब राष्ट्रीय राजनीति में भी बढ़ता जा रहा है। सीएम मनोहर लाल 9 साल से ज्यादा समय से हरियाणा के सीएम हैं और अब बीजेपी के राष्ट्रीय राजनीति में भी उनका कद बढ़ रहा है। यही वजह भी है, यही कारण है कि 3 राज्यों में सीएम का नाम तय करने के लिए बनाए गए पर्यवेक्षकों में उनका नाम भी शामिल है और मध्य प्रदेश के 3 पर्यवेक्षकों में मनोहर लाल का नाम प्रमुख रूप से है। सीएम मनोहर लाल के सामने कई बार ऐसी परिस्थितियां आई हैं, बहुत सी ऐसी परिस्थितियां सामने आई हैं जिनको झेलते हुए वो और भी ज्यादा पावरफुल होकर उभरे हैं। सीएम मनोहर लाल पर हाईकमान का भी आशीर्वाद हमेशा से बना रहा है और आज की इस बड़ी बहस में हम अपने पैनल के साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। और इसी पर हमारी आज विशेष चर्चा होने वाली है, लेकिन उससे पहले जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इसी चर्चा में रहेंगे। वीरेंद्र सोनी जी, आपका बहुत स्वागत है। देवेंद्र कथोदिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एसोसिएट एडिटर पानीपत से, और साथ ही डॉक्टर महेश कुमार हैं जो इस चर्चा का हिस्सा रहेंगे हिसार से। इन सभी से चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट। सियासत में अगर दबाव झेलने पड़ते हैं तो बड़े मौके भी हाथ आते हैं। पार्टी के एक फैसले के बाद सीएम मनोहर लाल का कद और बढ़ गया है। पूरा देश, खासकर राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले लोग जहां हाल ही में जीते बीजेपी के 3 राज्यों के नए मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहे हैं, वहीं लगातार 9 साल से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को मध्य प्रदेश का ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। इससे उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में मान्यता ही नहीं मिली, पार्टी ने उनकी काबिलियत पर भी भरोसा किया है। जाहिर है प्रदेश में विपक्ष और 3.25 करोड़ की आबादी के लिए ये नई खबर है। पहले सीएम मनोहर लाल का राजनीतिक नजरिया। हमने अंत्योदय की योजना है, अंत्योदय यानी जो आखिर में रह गया, चाहे वो व्यक्ति इस नाते से परिवार है, समाज है, इलाका है, चाहे वो पढ़ाई में पीछे रह गया, चाहे वो सेहत के नाते पीछे रह गया, चाहे वो गरीबी के नाते पीछे हो गया, कैसे उनकी इन समस्याओं को दूर करके उनको आगे बढ़ाया जाए। गौरतलब है कि मनोहर लाल को जब 2014 के विधानसभा चुनाव में चुनावी राजनीति में उतारा गया और इसके बाद सीधे मुख्यमंत्री बनाया गया, तब उनके अनुभवहीन होने, जाट आरक्षण के समय हुई हिंसा, पिछले 1 साल में मुख्यमंत्री बदलने की चर्चाओं के बीच उन्हें हमेशा हाईकमान का आशीर्वाद मिलता रहा और अब हैट्रिक के दावों के बीच उन्हें मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य में मुख्यमंत्री के चयन के लिए पर्यवेक्षक बनाना उनके लिए नया मील का पत्थर कहा जा सकता है। इससे उनका पार्टी और सियासत में सियासी कद बढ़ा है और हाँ, हो सकता है कि पार्टी उन्हें भविष्य में राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय रखे या दूसरी कोई बड़ी भूमिका में वो नजर आए। कयास तो लगाए ही जा सकते हैं। जिस तरीके से सीएम का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ दिख रहा है, नया प्रदेश अध्यक्ष बनाने में भी उनकी पसंद का ख्याल रखा गया है और अब राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी दी गई है, उससे मनोहर लाल की लोकप्रियता और रुतबा निश्चित तौर से बढ़ेगा। उनके लिए ये भी एक शानदार दौर है। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। सीएम मनोहर लाल का लगातार कद बढ़ रहा है। अब जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसके बाद में जो तस्वीर बीजेपी की उभर कर आई है उस पर तो लगातार नजरें हैं ही, लेकिन बड़ा सवाल, वीरेंद्र सोनी जी, मैं आपके पास आ रही हूं। बड़ा सवाल इस वक्त यह है कि जो यहां पर मध्य प्रदेश की जो जिम्मेदारी पर्यवेक्षक के रूप में सीएम मनोहर लाल को दी गई है, उस पर आपका क्या नजरिया है, आप क्या समझते हैं? और दूसरी चीज, ये जो बड़ी जिम्मेदारी है उसको आप क्या मानते हैं सीएम मनोहर लाल के लिए? देखिए, ऐसा पहली बार हुआ है। एक मुख्यमंत्री को चुनने के लिए एक मुख्यमंत्री की ड्यूटी लगाई गई है, यानी कि ऑब्जर्वर बनाया गया। ऐसा पहले कभी कोई उदाहरण नहीं मिलता भारतीय जनता पार्टी में भी कि किसी मुख्यमंत्री को प्रभारी लगाया जाओ, पर्यवेक्षक लगाया जाओ। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का ये दायित्व देना बहुत बड़ी बात है। हाईकमान का विश्वास है
और उनके सहयोगी के रूप में डॉक्टर के लक्ष्मण जो ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और कुमारी डॉक्टर आशा लाकड़ा जो रांची की मेयर हैं और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय सचिव है, वो उनके सहयोगी के रूप में। देखिए प्रवेश का क्या काम है, जो केंद्र द्वारा नाम सुझाया गया होगा उसको वो विधायकों तक जो पहुंचाना, उनकी बात रखना, विधायकों की बात सुनना, और कोई ऐसे विरोध की स्थिति उत्पन्न ना हो। हालांकि भारतीय जनता पार्टी बड़ी अनुशासित पार्टी है, ऐसा कोई वहां स्वरूप दिखाई नहीं देगा, लेकिन वहां जो केंद्रीय मंत्री थे वो भी अब विधायक चुने गए, और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, हालांकि वो तो बार बार कह ही रहे हैं कि मैं इस पद के लिए दौड़ में नहीं हूं, लेकिन वहां के विधायकों को संतुष्ट करना और हाईकमान की जो सुझाया गया नाम होगा उस पर सर्वसम्मति बनाना, ये बहुत बड़ा दायित्व है। और मनोहर लाल जी का जो योजना के रूप में, प्लानिंग के रूप में वो अपनी बहुत बड़ी विख्यात है, और वो उसको धरातल पर लाने में भी उनकी क्षमता है। और ये देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी की में एक संयोग की बात है। देखिए जो मध्य प्रदेश से और हरियाणा का एक नाता आ रहा है भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से, और वहां जो कुशाभाऊ ठाकरे हैं जो पहले महामंत्री संगठन थे और वो हरियाणा के प्रभारी भी रहे हैं और बाद में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, और इसी तरह शिवराज सिंह चौहान ये भी जो मुख्यमंत्री हैं, हालांकि मुख्यमंत्री बनने से पहले हरियाणा के प्रभारी रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के, और इसी तरह कैलाश विजयवर्गीय जो जब 2014 का चुनाव हुआ था तो हरियाणा के चुनाव प्रचार के दृष्टि से केंद्र के वो प्रमुख थे। हालांकि 2014 में जो थे प्रभारी थे वो अपने जो प्रभारी जगदीश मुखी थे, और वो सह प्रभारी के रूप में डॉक्टर अनिल जैन थे, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय को अलग से दायित्व दिया गया था। तो इस तरह देखा जाए मनोहर लाल जी का कद बहुत बड़ा है, और कद बढ़ने के साथ साथ केंद्र का विश्वास भी उनके ऊपर है, तो मुझे नहीं लगता कि उनको कोई ऐसी चुनौती या कठिनाई आएगी वहां पर। और ये भी देखा जाए कि मनोहर लाल जी को इस दायित्व मिलने के बाद पार्टी के अंदर भी और यहाँ के हरियाणा में भी उनका मान सम्मान बढ़ा है और एक अच्छा सकारात्मक संदेश जाएगा। लेकिन एक बात यह भी याद रखनी पड़ेगी कि अगर वहां शिवराज सिंह चौहान को बदला जाता है, मतलब जैसे कि अपेक्षा थी वो उनको नहीं बनाया जाता, कोई नया चेहरा लाया जाता है, तो एक ये भी हरियाणा में इस तरह का भी एक प्रचार रहेगा, एक धारणा बनेगी कि हरियाणा में भी 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद कोई नया चेहरा आ सकता है। तो क्योंकि जब शिवराज सिंह चौहान नहीं होंगे, हालांकि देखिए शिवराज सिंह चौहान बड़े भावुक होकर कह रहे हैं, हालांकि चुनाव सभा में उन्होंने कहा था कि मैं जब नहीं रहूंगा तो बड़े याद आओगे, तो इसका भी आशय था। तब उन्होंने अपने सभाओं में कहा था कि क्या आप मामा को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते। तो ये कई तरह की कठिनाइयां हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है, और मनोहर जी का काम जो है वो हालांकि चुनौतीपूर्ण है, लेकिन उसको ऐसा एक सर्वसम्मति से उतारेंगे कि कोई वहां भारतीय जनता पार्टी को कठिनाई नहीं आएगी। मनोहर जी का कद तो पार्टी संगठन में बड़ा ही है, अब उनकी आगे चलकर क्या भूमिका होगी ये तो केंद्र को तय करना है। बिल्कुल, ये केंद्र को तय करना है और पार्टी को विश्वास भी है। देवेंद्र जी, ये पहली दफा है, जैसा कि सोनी साहब ने कहा कि पहली दफा है एक सीएम को चुनने के लिए एक सीएम को ही भेजा जा रहा है, वहां पे एक बड़ी जिम्मेदारी है। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं, और आप ये मौका सीएम के लिए कितना बड़ा मौका मानते हैं? देखिए, हरियाणा छोटा सा राज्य है। मध्य प्रदेश की बात करें, हमने किताबों में पढ़ा, जब हम पढ़ा करते थे तो उसमें यह था कि देश का सबसे बड़े भूभाग वाला, बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश बहुत बड़ी स्टेट है, और हरियाणा बिल्कुल छोटा सा प्रदेश है। लेकिन छोटे से प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये जिम्मेदारी दी है कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बने, वहां के विधायक जो जीत कर आए वो क्या चाहते हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि मनोहर लाल जब 2014 में मुख्यमंत्री बने थे, उनको एक के बाद एक बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 14 में वो मुख्यमंत्री बने, अक्टूबर 2014 में, 2016 में जाट आरक्षण के दंगे हो गए, हिंसा हुई, खबरें आई कि शायद मुख्यमंत्री बदले जा सकते हैं। वो दौर उन्होंने देखा, तब उनको ये कहा जा रहा था कि ये अनुभवहीन मुख्यमंत्री हैं, बहुत सारे लोग ताने देते थे। लेकिन धीरे धीरे समय जैसे आगे बढ़ा, राम रहीम वाला केस था, डेरा सच्चा सौदे वाला, एक हिसार वाला डेरे का सौदा था, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे मौके आए जब मुख्यमंत्री को अपनी स्थिरता और अपनी ताकत और अपनी विश्वसनीयता की परीक्षा देनी पड़ी थी। उसमें एक के बाद एक वो आगे बढ़ते गए। रात देखिए 9 साल हो चुके हैं, करीब 10 महीने का कार्यकाल बचा है मुख्यमंत्री मनोहर लाल का, लेकिन पार्टी हाईकमान ने उनको जो जिम्मेदारी दी है, उनकी काबिलियत को माना है। इतना बड़ा काम, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इनको राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इसको देखा जाना चाहिए कि एक बड़े सूबे का मुख्यमंत्री तय करने के लिए एक छोटे से राज्य के मुख्यमंत्री को जिम्मेदारी पार्टी हाईकमान ने दी है। तो इससे मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आत्मविश्वास बढ़ेगा। एक के बाद एक चुनौतियां उनके सामने आई है। एक साल के बीच, पिछले एक साल में देखें तो कई मर्तबा इस तरह की खबरें मीडिया की सुर्खियां बनी कि मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं, नए मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन एक संकट पर उन्होंने, हर संकट पर अपना हौसला बनाए रखा और
लगातार हाईकमान का आशीर्वाद उनको मिला और आज नतीजा ये है कि एक राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी, राष्ट्रीय स्तर की सियासत में उनको एक मान्यता मिली है कि वो इस काबिल है कि इस जिम्मेदारी को निभा सके। तो इससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और प्रदेश की 3.25 करोड़ जनता ही नहीं, बीजेपी के जो पार्टी के बड़े नेता हैं, छोटे नेता, कार्यकर्ता, उनका भी विश्वास बढ़ेगा कि मुख्यमंत्री जो उनके हैं प्रदेश के, पार्टी उन पर कितना भरोसा करती है। इस तरह के संकेत जाएंगे। बिल्कुल भरोसा है, तभी ये बड़ी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं देवेंद्र जी उनको दी गई है। महेश जी, ये जो कार्य जो सौंपा गया है, जो बड़ी जिम्मेदारी सीएम को सौंपी गई है, उसमें आपको क्या लगता है, ये चुनौती है उनके लिए या फिर एक अवसर है ये उनके लिए? देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में मनोहर लाल का कद बड़ा है। 9 साल के मुख्यमंत्री वो हो चुके हैं और परफॉर्मेंस भी शानदार केंद्रीय नेतृत्व की नजरों में इस वक्त मनोहर लाल का बना हुआ है। ये मनोहर लाल का बड़ा हुआ कद ही था कि ओपी धनखड़ से मुकाबले में यहाँ पर मनोहर लाल जीतते हुए नजर आए और मुकाबले को जीतने के साथ ही अपनी पसंद का जो प्रदेशाध्यक्ष है नायब सिंह सैनी, वो भी तय करवा पाने में, उसका ऐलान करवाने में मनोहर लाल यहाँ पर कामयाब नजर आए हैं। फिलहाल केंद्रीय नेतृत्व हो सकता है कि किसी बड़ी भूमिका के लिए मुख्यमंत्री को तैयार कर रहे हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक पूरी व्यवस्था है, एक सेकंड लेयर, थर्ड लेयर तैयार की जाती है। हो सकता है कि केंद्रीय नेतृत्व किसी और बड़ी भूमिका के लिए मनोहर लाल को तैयार कर रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा भी नहीं लगता कि मनोहर लाल जिसका नाम तय करेंगे उसे ही मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। एक पूरी व्यवस्था है जिसके तहत मनोहर लाल अपनी जो पॉजिटिव और नेगेटिव फाइंडिंग्स हैं वो केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखेंगे और केंद्रीय नेतृत्व यानी अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये तय करेंगे कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। फिलहाल एक लिस्टिंग कह सकते हैं कि यहां पर करने की कोशिशें की गई हैं। भारतीय जनता पार्टी की अपनी व्यवस्था है किसी भी चीज को अमली जामा पहनाने की, किसी भी चीज का ऐलान करने की, लेकिन फिलहाल इतना जरूर मैं कह सकता हूं कि मनोहर लाल का कद भारतीय जनता पार्टी में बढ़ता हुआ यहां पर नजर आया और मुकाबला चाहे कोई भी हो, किसी भी तरह का मुकाबला, चाहे हरियाणा प्रदेश के भीतर हो और चाहे केंद्रीय नेतृत्व के बीच हो, हर तरह का मुकाबला यहां पर मनोहर लाल लगातार जीतते हुए नजर आए हैं और अब भी लगातार जो मनोहर लाल हैं मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री को तय करने की जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है, यकीनन एक बड़ी जिम्मेदारी है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मनोहर लाल का केंद्रीय नेतृत्व में अपना जो रुतबा है वो लगातार बढ़ रहा है। बिल्कुल रुतबा बढ़ रहा है और केंद्र को इस पे कहीं ना कहीं सीएम पर विश्वास भी होगा ही, जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन वीरेंद्र जी, चुनौतियों को पार करते हुए ये मकाम जो है वो सीएम ने पाया है, जैसा कि अभी देवेंद्र जी भी जिक्र कर रहे थे। लेकिन पर्यवेक्षक वहां पर बनाना और एक बड़ी जिम्मेदारी देना, वो सीएम के भविष्य पर क्या प्रभाव आगे आने वाले वक्त में डालेगी, इस पर आप प्रकाश डालें। देखिए, मनोहर लाल जी का जो केंद्र में रुतबा है वो केंद्रीय नेतृत्व में बहुत बड़ा है, वो तो पहले से भी है। जगत प्रकाश नड्डा जी जो पार्टी अध्यक्ष हैं वो कई बार कह चुके हैं कि हमने मनोहर लाल जी से बहुत कुछ सीखा है। देखो, संघ के प्रचारक के बाद उनका राजनीतिक क्षेत्र में जो वो अंत्योदय के राष्ट्रीय संयोजक थे, उस समय उन्होंने पार्टी के लिए बहुत काम किया है। तो इसलिए नरेंद्र मोदी के साथ निकटता भी है, उनके साथ उनकी केमिस्ट्री भी मेल खाती है, तो मोदी जी को मालूम है। और देखिए, वहां जो भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक होगी, वहां ऐसा एक लाइन का प्रस्ताव नहीं पेश किया जाएगा जैसा कि कांग्रेस में ऐसी व्यवस्था या प्रावधान रहता है कि सोनिया गांधी या राहुल गांधी जी पर फैसला छोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। वहां वो जो है नेता की घोषणा करके ही आएंगे, तो उनको जो जिम्मेदारी दी गई है उस पर ही सहमति बनाएंगे और ऐसी सहमति बन जाएगी और ये सकारात्मक संदेश भी जाएगा कि वहां जो है उसमें कोई गतिरोध पैदा नहीं होगा। जहां तक मनोहर लाल जी का निजी संबंध है, उनके व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का संबंध है, देखिए हरियाणा में जो है राजनीतिक चुनौतियां चलती रहती हैं, लेकिन कोई इतना विशेष उनको कोई चुनौती आई हो, कोई केंद्र से हमेशा उनको साथ मिला है। हरियाणा की जनक समस्या है, जब हरियाणा में कोई ऐसी बात थी, जो भी चाहे प्रदेश अध्यक्ष मामला हो, चाहे राज्यसभा से भेजने का मामला हो, कृष्ण पवार जी को जो राज्यसभा में भेजा, तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का ही सुझाव था। तो मतलब वो पार्टी के अंदर भी उनकी उतनी पैंट है, सरकार के अंदर भी उनकी पैंट है, मतलब वो दोहरी भूमिका में, वो पार्टी अध्यक्ष की भूमिका भी निभा रहे हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री की भूमिका भी निभा रहे हैं। तो उन पर पार्टी के संगठन का भी दायित्व है, क्योंकि वो पहले संगठन मंत्री रहे हैं। तो उनका पूरे हरियाणा के अंदर जो है कार्यकर्ताओं का फीडबैक है, कार्यकर्ताओं की पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं और पूरे हरियाणा की भौगोलिक स्थिति के बारे में उनको जानकारी है, क्योंकि उन्होंने पूरा जो है चप्पा चप्पा छान रखा है, पूरे हरियाणा का प्रवास कर रखा है। तो इसलिए कोई उनसे छिपा नहीं है, कोई कार्यकर्ताओं की जो पृष्ठभूमि छिपी नहीं है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो भी पुराने नेता, वो जो पिछले बार चुनाव हार गए थे 2014 का, तो इसलिए उन पर और भी ज्यादा दायित्व आ गया था। तो वो अपनी जो टीम है, जो मंत्रिमंडल की टीम बनाई हुई है, उसमें अनिल विज ही वरिष्ठ हैं या बनवारी लाल जी हैं,
लेकिन सभी को उनको साथ लेकर चलना है और साथ लेकर चलने में थोड़ी बहुत कई बार कठिनाइयां भी आती है। देखिए अनिल विज जी का उदाहरण हमारे सामने ही है और अब ऐसा लगता है कि एक आध दिन में इस मामले का भी पटाखेप हो जाएगा। तो कुल मिला के देखा जाए कि मनोहर लाल जी का केंद्र के अंदर, पार्टी के अंदर भी और सरकार में अच्छी छवि है। बिल्कुल बिल्कुल। देवेंद्र जी, पार्टी उनको काबिल मानती है और तभी ये एक जिम्मेदारी दी गई है, ऐसा कहना है लोगों का भी, जानकारों का भी मानना है, जैसा कि आप लोग भी कह रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी मनोहर सरकार को बेलगाम और भ्रष्टाचार वाली सरकार मानती है और कहती भी है। हम सभी देखते हैं उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, या वो अगर हुड्डा साहब अगर बोलते हैं तो उनको भ्रष्टाचार और बेलगाम वाली सरकार बोलते हैं। तो आपको क्या लगता है, इस बात का क्या आधार इस वक्त में आप मानते हैं जब उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है? देखिए, कांग्रेस की जहां तक बात है, भूपेंद्र हुड्डा या कांग्रेस वो विपक्ष है और विपक्ष तो हमेशा सत्तारूढ़ सरकार को निशाने पर लेता है। वो ये दिखाना चाहता है कि ये सरकार आपकी अपेक्षाओं पर जो वायदे थे या जो मुख्यमंत्री हैं ये ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। विपक्ष का धर्म होता है, धर्म ये होता है कि आलोचना करो, तो वो अपनी भूमिका में है। जहां तक मनोहर लाल मुख्यमंत्री की बात है, 9 साल में आपको एक बहुत रोचक किस्सा सुनाता हूं, बहुत कम लोगों को पता होगा। 1996 में चौधरी बंसी लाल हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। उस दौरान 1996 में नरेंद्र मोदी जी हरियाणा के प्रभारी थे। जैसे आजकल प्रभारी दीपक बाबरिया कांग्रेस के हैं या विप्लव कुमार देव बीजेपी के हरियाणा के, तो हरियाणा बीजेपी के प्रभारी 1996 में नरेंद्र मोदी जो आज प्रधानमंत्री है वो हुआ करते थे और संगठन मंत्री जो थे मनोहर लाल जी हुआ करते, जो आज मुख्यमंत्री है। तो ये लोग हरियाणा के गांव में एक स्कूटर पे मुख्यमंत्री मनोहर लाल, लंबरेटा स्कूटर उस जमाने में होती थी, बताते हैं कि लंबरेटा स्कूटर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी चलाते थे, पीछे मोदी जी बैठते थे और उनके कंधे पे झोला होता था, गांव गांव जाकर पार्टी का प्रचार करते थे। वो वक्त था क्योंकि 1980 में बीजेपी बनी है, 1996 की बात बता रहा हूं। तो रात को जैसे कैथल हरियाणा का जिला है, कैथल में 11 रुद्री मंदिर है, वहां जब ये पार्टी का प्रचार करके आते थे तो 11 रुद्री मंदिर में रात को एक कमरा इनका बुक होता था, दरी पे सोते थे और मनोहर लाल जी खिचड़ी बनाते थे। खिचड़ी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को अच्छी लगती थी, तो एक किस्सा बन गया था कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो खिचड़ी खिलाई थी मोदी जी को, आज उनका आशीर्वाद आज तक उनको मिल रहा है। तो दोनों एक स्कूटर पर घूमकर पार्टी संगठन के लिए, बीजेपी ऐसी पार्टी है, गाड़ियों पे नहीं एक स्कूटर पे बैठकर गांव में प्रचार करते थे, दोनों इकट्ठा रहते, रात को मंदिर में एक कमरे पे सोते थे और खिचड़ी खाया करते थे। आप देखिए दोनों में ये राजनीति में मुकद्दर के सिकंदर बन गए हैं, एक प्रधानमंत्री है और दूसरा मुख्यमंत्री है। और यही वजह कि मनोहर लाल पर, हरियाणा के मुख्यमंत्री पर जब जब कोई संकट आया, जाट आरक्षण की बात थी या और घटनाएं हुई, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, मुख्यमंत्री बदलने की चर्चाएं तेज हुई, हर बार मोदी जी का और आरएसएस के बड़े नेताओं का आशीर्वाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल को मिलता रहा है। यही वजह कि आज लगातार 9 साल से वो मुख्यमंत्री। और मेरे को एक चीज और बता रहा हूं, अगर अपना कार्यकाल पूरा करते तो हरियाणा के इतिहास में रिकॉर्ड होगा कि कोई 10 साल तक लगातार, क्योंकि 2 बार मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा भी रहे लेकिन उनका कार्यकाल 9.5 साल माना जाएगा क्योंकि 6 महीने पहले चुनाव करवाए थे। तो मुख्यमंत्री के नाम एक नया रिकॉर्ड हो जाएगा कि 10 साल तक, हालांकि भजनलाल 5 बार मुख्यमंत्री रहे, ओम प्रकाश चौटाला भी रहे, लेकिन उनका कार्यकाल, दोनों कार्यकाल पूरे नहीं हुए थे क्योंकि चुनाव कांग्रेस राज में 6 महीने पहले हुए थे। इसलिए 9.5 साल, दिनों के हिसाब से, सालों के हिसाब से देखें तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नाम ये रिकॉर्ड होगा, लगातार 10 साल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहना। तो यही वजह है कि केंद्र से और या आरएसएस के नेताओं की बात करें, उनका पूरा आशीर्वाद उनको रहा है और आज आशीर्वाद की बदौलत उनको राष्ट्रीय स्तर पर एक मान्यता मिली है और उन पर भरोसा किया गया है। बिल्कुल। और ये जो खिचड़ी वाला जिक्र आपने किया है, मुझे लगता है कि शायद इसीलिए कहा जाता है कि पीएम के वो बहुत करीबी हैं। लोग कहते हैं कि बहुत करीबी माने जाते हैं सीएम मनोहर लाल प्रधानमंत्री के। महेश जी, उनको एक बड़ी जिम्मेदारी तो दी ही गई है, लेकिन साथ ही साथ केंद्र उन पर विश्वास करता है, ये हम सभी मानते हैं। लेकिन लोगों का, हरियाणा की जो जनता है, हरियाणा की जनता को सीएम पर विश्वास नहीं है, ऐसा कांग्रेस पार्टी का स्टेटमेंट हमेशा से रहा है और अभी भी कहते हैं। इस बात का आप क्या आधार मानते हैं?
देखिए, इस बात का जो आधार है वो भारतीय जनता पार्टी की अपनी नाकामियां रही हैं। दरअसल पोर्टल व्यवस्था जो मनोहर लाल लगातार पहले दिन से उसी को खड़ा करने की कोशिश लगातार करते रहे, और वो साफ ये कह रहे थे कि अगर मानवीय हस्तक्षेप आप करेंगे तो किसी भी तरह की जो प्राथमिकताएं हैं वो आप तय नहीं कर सकते। अपनी अपनी पसंद लोगों की होती है, अपने अपने फायदे नफे नुकसान के लिहाज से लोग योजनाओं का लाभ लोगों को देते हैं। अब मनोहर लाल लगातार इस बात पर अड़े रहे कि पोर्टल व्यवस्था ही हरियाणा में लागू की जाएगी, लेकिन इसी पोर्टल व्यवस्था की वजह से काफी ज्यादा परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ा। अब उसी परेशानी को खत्म करने के लिए यहां पर जो विकसित भारत संकल्प यात्रा इस वक्त चलाई जा रही है, दरअसल वो मील का पत्थर साबित होने जा रही है, जिसकी उम्मीद शायद भारतीय जनता पार्टी के लोग भी नहीं कर रहे होंगे। एक एक गांव में पहुंचकर वहां कैंप्स लगाए जा रहे हैं और दिन भर जो प्रशासनिक अधिकारी है, जो कर्मचारी है, मौके पर ऑनलाइन वहां पर बैठे रहते हैं और किसी भी तरह की परिवार पहचान पत्र से जुड़ी अगर कोई परेशानी है, आधार कार्ड से जुड़ी अगर कोई परेशानी है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ मौके पर ही वहां पर मुफ्त गैस सिलेंडर और इसके अलावा रेगुलेटर और चूल्हा वहां पर दिया जा रहा है। तमाम जो दूसरी सरकारी योजनाएं उनका लाभ मौके पर ही देने की कोशिश की जा रही है। पेंशन की जो योजना है मौके पर ही लागू करने की कोशिश पोर्टल के जरिए की जाती है। तमाम वो सरकारी योजनाएं जिसका लाभ लोगों को मिल सकता है, इसी विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान गांव गांव पहुंचकर लोगों को देने की कोशिशें की जा रही है। दरअसल पोर्टल ही भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा फेल्योर था। अब उसी पोर्टल व्यवस्था को भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी कायम करने की कोशिशें यहां पर की जा रही है। हर वो इंसान जो पोर्टल व्यवस्था की वजह से नाराज था, परेशान था, उसे मनाने की कोशिश, उसे संतुष्ट करने की कोशिश विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान चल रही है। और लगातार जो लोग कैंप्स तक नहीं पहुंच रहे थे, जो लोग अलग अलग जो जगहों पर लगाए गए कैंप्स में आना छोड़ चुके थे, उन लोगों के घरों तक, उन लोगों के गांव की चौपाल तक अब विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान पहुंचने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। तो यहां पर लगातार मैं कहता रहा था कि कांग्रेस पार्टी को जो फायदा नजर आ रहा है, दरअसल भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों की वजह से, नाकामियां अगर घटती चली जाएंगी तो भारतीय जनता पार्टी का लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ेगा और उसके साथ ही कांग्रेस पार्टी की परेशानियां बढ़ती चली जाएंगी। बिल्कुल, कुछ नाकामियां रही हैं। सोनी जी, जिस प्रकार से महेश जी कह रहे हैं कि कुछ नाकामियां हैं जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी इस तरह बोल रही है, आपको क्या लगता है? क्योंकि तमाम योजनाएं चलाई गई हैं जिससे लोगों को सीधे लाभ पहुंचे, ऐसा मनोहर सरकार का कहना है कि बहुत सारे हमने किसानों के लिए हो या फिर युवाओं के लिए हो या महिलाओं के लिए हो, बहुत सारी हमने योजनाएं चलाई हैं और उन्हीं की वजह से लोगों को सीधे लाभ पहुंच रहा है, किसानों के खातों में सीधे पैसे भी पहुंचते हैं, तमाम बातें कही जाती हैं। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है उनका यही कहना है कि ये तमाम बातें सिर्फ और सिर्फ कहने में लगती हैं, लेकिन लोगों को इसका कोई लाभ नहीं पहुंचता है। जो नाकामियों का जिक्र महेश जी अभी कर रहे हैं, आपको क्या लगता है, आप क्या नाकामियां सरकार की खास तौर पर मानते हैं? देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा बार बार कह रहे हैं ये सरकार प्रचार, प्रसार और प्रयोजन जी, और मतलब प्रयोजित जो है ये सारा सरकार का क्रम चल रहा है। तो मतलब ये है कि कांग्रेस का तो अपना दृष्टिकोण है, कांग्रेस का कहना है, उसका धर्म भी है सरकार की नीतियों का जो है विरोध करना, और कुछ हद तक वो कांग्रेस के जो नेता कह रहे हैं वो उस हद तक सही भी बैठते हैं। देखिए, सरकार अब मामले में सतर्क हुई है। अब अंतिम वर्ष चल रहा है, चुनाव नजदीक है, कार्यकाल का अंतिम वर्ष है, तो निश्चित रूप से सरकार की जो आपको गतिविधियां भी दिखाई दे रही है। अगर सरकार ने इनकी तरफ पहले ध्यान दिया होता तो आज जो कुछ विरोध की भावना बनी थी, तो जो सत्ता विरोधी एक भावना पनपती जा रही है, उस पर पहले ही अंकुश लग जाता। हालांकि अब सरकार सक्रिय हुई है। अब जिस तरह की यात्राएं निकाली जा रही है, लोगों से संपर्क किया जाता है, लाभार्थियों से संपर्क किया जा रहा है, उनसे संवाद किया जा रहा है, तो सरकार कई तरह की अब रुकावटों को दूर कर रही है। उनको फीडबैक है कि सरकार के खिलाफ वातावरण है, लेकिन सरकार उसमें सुधार भी कर रही है। अब एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि अब जो है मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भी लोगों को काफी परेशानी हो रही है। ये पोर्टल पे व्यवस्था भी है और वैसे भी ऑफलाइन भी है। अब लोगों को क्या कर दिया, पहले अगर कोई पार्षद या सभासद जो है शमशान के पत्र पर जो उसकी पर्ची थी उस पर अगर उसकी पुष्टि कर देता था तो नगर निगम, नगर पालिका से उसको जो है मृत्यु प्रमाण पत्र मिल जाता था। अब सरकार ने एक नई व्यवस्था जोड़ दी कि उसमें आशा वर्कर के भी हस्ताक्षर होंगे। आशा वर्कर उस घर जाकर पुष्ट करेगी कि वहां पर मृत्यु हुई है कि नहीं हुई। एक नई व्यवस्था जोड़ दी गई है जिससे लोगों को और ज्यादा कठिनाई हो गई है, क्योंकि आशा वर्कर को ढूंढने में एक भ्रष्टाचार की एक नई खिड़की खुल गई है। तो लोगों का अपना अपना है, इसलिए सरकार के स्तर पर अपनी व्यवस्थाएं अच्छे के लिए की जाती है, लेकिन लोगों को इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। इस तरह पोर्टल पर भी कई तरह की ऐसी खामियां हैं जिसको सरकार को भी दुरुस्त करने की जरूरत है। बिल्कुल, और इसके लिए कार्य किए भी जा रहे हैं, जैसे कि सीएम लगातार इस बात का जिक्र भी करते रहते हैं। देवेंद्र जी, ये जो बड़ी जिम्मेदारी सीएम को दी गई है इसका लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा प्रश्न ये भी है कि सीएम मनोहर लाल की जगह किसी और का नाम भी सुझाया जा सकता था, केंद्र किसी और के बारे में भी सोच सकता था, लेकिन किसी और के साथ साथ अभी जो सीएम को ये जिम्मेदारी दी गई है, इसके पीछे कारण क्या आप मानते हैं? क्यों केंद्र को लगा होगा
कि सीएम को वहां जाना चाहिए, ये पर्यवेक्षक के नाम पे उनका नाम होना चाहिए? आपको क्या लगता है? देखिए, अब हैट्रिक का दावा मनोहर सरकार कर रही है। जैसे मोदी जी के बारे में कहते हैं कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, और हरियाणा की बीजेपी सरकार के बारे में मुख्यमंत्री खुद भी दावा कर रहे हैं कि बीजेपी की हैट्रिक, तो उनके प्रोफाइल को बढ़ाने की कोशिश हो रही है। अगर हरियाणा में तीसरी बार सरकार रिपीट होगी तो उससे पहले लोकसभा का जो हुंकार भरी जा रही है कि मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, एक तरह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल का प्रोफाइल को बढ़ाकर प्रचारित किया जा रहा है। सरकार में बैठे सभी मंत्री या कार्यकर्ता पार्टी के सब कह रहे हैं कि तीसरी बार आएगी। और जैसे अभी हमारी चर्चा का एक लबोलव निकला है कि शुरू में थोड़ा सा पहले देखे तो ये जो पोर्टल सेवाएं थी, ऑनलाइन सेवाएं थी, बहुत ज्यादा। अभी आपको एक चीज बताता हूं, आज है करनाल नगर निगम, मुख्यमंत्री का सीएम सिटी का करनाल नगर निगम है। मेरे पास इस तरह के लोग बताते हैं कि जो बिल्डर्स है, बिल्डर्स काफी सक्रिय हैं करनाल में, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं। लेकिन अब समस्या क्या आ रही है, जो बिल्डर से लोग, आम लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं, किसी को बेचनी है, खरीदनी है, प्रॉपर्टी आईडी बनाना आज भी करनाल नगर निगम की बात कर रहा हूं, बहुत ज्यादा दिक्कत है। सामने चीजें हमारी रिसर्च में यह है कि बिल्डर कहते हैं जी हमारा कोई कसूर नहीं है, हम अपनी जगह ठीक है, लेकिन कॉर्पोरेशन ने गलतियां की है, कॉर्पोरेशन की गलतियों की वजह से लोग आज भी भटक रहे हैं। सीएम सिटी करनाल में मतलब किसी को प्रॉपर्टी आईडी बनवानी है या मकान बेचना है या खरीदना है, तो इस तरह की दिक्कतें आज भी चल रही हैं। 2 दिन पहले भी इस तरह के कुछ केस डिस्कस हुए हैं कि, लेकिन कॉर्पोरेशन की गलती बताई जा रही है करनाल नगर निगम की, जो सीएम सिटी है। बिल्डर ये कहते हैं कि हमने अपनी जो कंप्लायंसेस थी हमने पूरी की है, लेकिन अगर दिक्कत चल रही है, कोई हरासमेंट है, तो नगर निगम के लेवल पर है। इस बारे में गंभीरता से सोचना बहुत जरूरी है। हालांकि ऑनलाइन सेवाओं में या पोर्टल में या जो जन सुविधाएं सरकार की स्कीम्स की हैं, उसमें एक सुधार हो रहा है, क्योंकि सरकार को चिंता ना होती तो क्यों जन संवाद होते, क्यों मुख्यमंत्री, मंत्री, नेता, डीसी सब जगह जन संवाद चल रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा निकालिए, लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट किया जा रहा है, लोगों को भरोसा जगाने की कोशिश की जा रही है, उनको समझाया जा रहा है। अगर गलतियां हैं, समस्याएं, तो हम उनको ठीक करने के लिए आपके दरवाजे पर आए हैं। जी जी। जो लोग ग्रामीण सेक्रेटरिएट में डिप्टी कमिश्नर अफसरों के चक्कर काटते थे, 4-4 दिन उनको चक्कर काटने पड़ते थे, अफसर मिलते नहीं थे या काम नहीं करते थे, आज वही अफसर गांव के अंदर आज पहुंच रहे हैं। गाड़ियां आ रही है, हेल्प डेस्क है, एम्बुलेंस आती है कि आपको ब्लड बीपी चेक करवाना हो, कुछ और जो महिला संबंधित जो रोग होते हैं, आपको कुछ भी चेक कराना, दवाई भी दी जा रही है। हमने खुद ये देखा है। जी जी। विकसित भारत यात्रा में एम्बुलेंस आ रही है, डीसी ऑफिस के लोग आ रहे हैं, रेवेन्यू से संबंधित मामले हैं। मतलब 17 विभाग के अधिकारी, हमने कल अपने दर्शकों को एक स्टोरी दिखाई थी कि 17 विभाग के अधिकारी जो पब्लिक डीलिंग से संबंधित हैं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही है जिससे लोग ज्यादा परेशान है, वो सरकार के पास भी इस तरह की इनपुट्स हैं। तो 17 विभागों के अधिकारी, सीनियर अधिकारी, एचसीएस लेवल के अधिकारी, डीडीपी और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पंचायत ऑफिसर हैं, एचएसवीपी के अधिकारी, मतलब बड़े बड़े अधिकारी इस विकसित भारत यात्रा का हिस्सा है और मौके पर पहुंचकर लोगों की समस्याओं का निदान करें और सरकार भरोसा जगाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल। एक छोटा सा सवाल महेश जी आपसे, जैसा कि कथुरिया साहब कह रहे हैं कि ये प्रोफाइल को बढ़ाने की एक कवायद सोच सकते हैं या कोशिश मान रहे हैं, वो क्या आप भी यही मानते हैं कि ये जो जिम्मेदारी सीएम को दी गई है मनोहर लाल को, वो उनके प्रोफाइल को बढ़ाने की कोशिश है? यानी इसके बहाने केंद्र आगे भविष्य में क्या होने वाला है, चाहे वो हरियाणा के चुनाव ही हम क्यों ना ले लें, उसके बारे में सोच रहा है, क्या ऐसा मानकर चले? देखिए कंचन, पहले से बोल चुका हूं कि किसी बड़ी भूमिका के लिए हो सकता है कि यहाँ संगठन मनोहर लाल को तैयार कर रहा हो। बतौर मुख्यमंत्री 9 साल की पारी वो खेल चुके हैं। आगे केंद्र की सरकार में किसी तरह की बड़ी भूमिका के लिए हो सकता है कि मनोहर लाल को तैयार करने की ये पूरी कवायद हो, और मैं उसी रूप में इसे देख रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मुख्यमंत्री को जो जिम्मेदारी दी गई है, उससे कहीं ना कहीं हम जो चर्चा का विषय हमारा रहा है, उससे हमें यही लग रहा है कि लगातार और निरंतर उनको आगे कोई बड़ी जिम्मेदारी भी दी जा सकती है, ऐसा लगता है, और उनका कद निरंतर बढ़ रहा है। आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वीरेंद्र